नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री बिजनेस हेल्प में। दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक में हिंदुस्तान में अकाउंट है तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आप रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे 50 जगह ऐसी न्यूज़ आती है कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा फ्रॉड हो गया, इस व्यक्ति के पैसे अकाउंट से कट गए। डेली आपको ऐसी खबरें मिलेगी। आपके शहर में भी हज़ारों लोग ऐसे होंगे जिनके बैंक खाते फ्रॉड की वजह से खाली हो जाते हैं। तो बहुत मेहनत से जो है आज का अब वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, और पूरे वीडियो में कुछ भी स्किप मत कीजिए। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो, लेकिन अगर आपका किसी बैंक में खाता है तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए। दोस्तों, पहली बार अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए। दोस्तों, आज हम आए हैं IDBI बैंक में, और यहाँ पे हिसार ब्रांच है। यहाँ पे प्रधान सिंह जी जो मैनेजर हैं, क्योंकि देखिए सबसे बढ़िया तरीके से अगर कोई इन चीज़ों को समझा सकते हैं तो वो बैंक के मैनेजर समझा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही कंप्लेंट आती है। तो हमारे साथ हैं IDBI बैंक हिसार के जो मैनेजर हैं प्रधान सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे। नमस्कार जी, नमस्कार। दोस्तों, सर से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस किस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। मैं पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं। सर, ये बताइए कि जो ऑनलाइन फ्रॉड है ये किस किस तरह के फिलहाल चले हुए हैं, नॉर्मल कौन से चल रहे हैं और लेटेस्ट क्या क्या है? ओके, सबसे पहले मैं आपके जो भी दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूँ। जी सर। बेसिकली आजकल फ्रॉड काफ़ी बढ़ गए हैं जी। जैसे जैसे हमारे जो ट्रांजैक्शन है, पहले ट्रांजैक्शन जो था वो मैनुअल हुआ करता था। कस्टमर क्या काउंटर पे आता था, अपना पैसा चेक देता था, अपना पैसा ले जाता था। तो उसमें क्या था कि इंटरफेस होता था, हम बैंकर कस्टमर को जानता था और कस्टमर भी हम मतलब मोस्टली उनका KYC हमारे पास रहता, हम चेक कर लेते थे, उसको पेमेंट कर देते। लेकिन अब क्या है कि जैसे ट्रांजैक्शन जो डिजिटलाइज हो गया, डिजिटल मीन्स की जो डिफरेंट मोड है पैसा देने, जैसे ATM है या हमने उनको नेट बैंकिंग दे रखा, नेट बैंकिंग घर पे बैठ के ही ट्रांजैक्शन करते हैं, या UPI है। तो बहुत सारे जो डिफरेंट चैनल हैं बैंकिंग के, उनकी वजह से क्या है कि जो ये फ्रॉड एलिमेंट है उनको एक माध्यम मिल गया है, जिससे वो काफ़ी जो कस्टमर्स को एक फिशिंग, डिफरेंट टर्म्स हैं, फिशिंग, स्कीमिंग, या उनको मतलब ऐसे इम्पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको उनका पैसा वो ये कर रहे हैं। बेसिकली हम कवर करेंगे अभी यहाँ पे कि जो डेबिट कार्ड रिलेटेड फ्रॉड है, इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड है और UPI रिलेटेड फ्रॉड है। अभी मिस्टर मुकेश जी हैं जो ये डिजिटल बैंकिंग हमारे ब्रांच का देखते हैं, तो इनको क्या हैंड इन एक्सपीरियंस है, जो ये रेगुलर बेसिस पे जो जिस तरह का वो दे, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि वो फ्रॉड होता कैसे है। उसके बाद मैं आई विल ट्राई कि आपको इन फ्रॉड से बचने के लिए बेसिकली क्या क्या करना होगा। दोस्तों, मुकेश जी हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और सर जो डिजिटल यहाँ का देखते हैं, सारा कुछ डिजिटल लेन देन होता है उसको देखते हैं। सर बताइए कैसे क्या ये चीज़ें होती हैं। धन्यवाद सर। मैं आपको आज बताना चाहूँगा इसके बारे में कि कार्ड्स में फ्रॉड कैसे होता है। देखिए, हम फ्रॉड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले कार्ड फ्रॉड्स, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड्स एंड देन UPI फ्रॉड्स। क्योंकि आजकल हर आदमी की जो नीड्स हैं वो अलग अलग हैं। कुछ लोग कार्ड से ट्रांजेक्शन करना पसंद करते हैं, कुछ लोग नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, और कुछ लोग आजकल वॉलेट्स या UPI से पेमेंट ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी को पसंद करते हैं। हम आते हैं सबसे पहले कार्ड पे। तो कार्ड में हमारे पास 2 टाइप के कार्ड होते हैं हर एक बैंक के साथ में। एक डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं। डेबिट कार्ड वो कार्ड हैं जिनकी पेमेंट आपके खाते से तुरंत कट जाती है और आपको तुरंत उसकी पेमेंट करनी होती है। क्रेडिट कार्ड में आपको एक एडवांस पीरियड मिलता है 45 से 50 दिन का, जिसके बेस पे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका बिल बाद में भरते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डेबिट कार्ड की। डेबिट कार्ड में देखिए, हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में एक सिक्योरिटी फीचर दिए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपका कार्ड का 16 डिजिट का नंबर जो कि यूनिक होता है, वो नंबर, आपका नंबर किसी और कस्टमर के पास कभी नहीं हो सकता। फिर दूसरा आता है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है कार्ड के ऊपर, वो भी एक यूनिक रहती है। इस 16 डिजिट की यूनिक डेट, ये एक्सपायरी डेट ये रहेगी। फिर आता है उसके पीछे एक CVV नंबर, जो कि आपके कार्ड के बैक साइड में अंकित रहता है। बेसिकली ये 3 फीचर दिए गए हैं, जो किसी भी पेमेंट को आप करते हैं तो उसमें आपको ये सब चीज़ें डालनी होती हैं। और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर जो कि उस कार्ड से लिंक है, उस पर एक OTP आएगा। उस OTP के बेस पे ही आपको ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन आपकी सक्सेसफुल होगी। अब फ्रॉड जो करने वाला जो एक व्यक्ति है जो कहीं और बैठा है, आप किसी और शहर में बैठे हैं, वो आपकी इस फ्रॉड को कैसे अंजाम देता है। अगर हम बात करें पहले, हम क्या, कुछ लोग हमें रिपोर्ट करते हैं कि मैं तो घर पे था पर मेरे अकाउंट से जो है पैसे निकल गए, हालांकि कार्ड मेरे पास था, मेरे घर पे रखा हुआ था, मैं सो रहा था या मैं अपना काम कर रहा था, तो मेरे खाते से पैसे कैसे निकले। तो देखिए, हम बेसिकली उसमें 3-4 चीज़ रहती हैं। हम अपना कार्ड यूज़ करते हुए क्या क्या ध्यान रखना है हमें। यदि आप किसी ATM पे जाते हैं तो ATM पे आप ध्यान दीजिए कि आपके पीछे आपका कोई व्यक्ति आपके ऊपर झांक ना रहा हो। हालांकि सभी ATM के बाहर लिखा रहता है कि आप एक एक करके अंदर जाएं और एक एक करके अपना काम करें, परंतु फिर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम भीड़ में चले जाते हैं, हमारे पीछे कोई खड़ा होता है, हमारा पिन देख लेता है, कोई हमारा कार्ड नंबर देख लेता है, या हम किसी को बोलते हैं कि भाई मेरा कार्ड से पैसे निकाल दो, मुझे निकालने नहीं आते, या मैं वो थोड़ा बिजी हूँ, मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ तो मेरे पैसे निकाल दो आप। ये काम हमें कभी नहीं करना है। अपना कार्ड आप अपने पास रखिए, आपको 2 मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं, आप काम निपटाइए, उसके बाद अपना कार्ड यूज़ कीजिए। फिर आते हैं कि उसके बाद अब मैंने ये काम भी नहीं किया, फिर भी मेरा फ्रॉड हो गया, ये कैसे हुआ। तो क्या होता है कि आजकल हैकर्स ने ना ATM में एक छोटी सी मशीन लगा देते हैं जो कार्ड के स्लॉट में, जिससे आपका कार्ड जो है क्लोन हो जाता है। क्लोन का मतलब उसकी जो भी जानकारी है, उस प्लेट पे जो लिखी जानकारी है, वो जानकारी एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसके किसी कंप्यूटर में अंकित हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि आज वो अगर आपका कार्ड क्लोन करेगा तो आज के आज ही ट्रांजैक्शन कर लेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो 1 महीने बाद करे, 2 महीने बाद करे, 3 महीने बाद करे। ये है फिजिकल कार्ड की क्लोनिंग। अब आती है एक डिजिटल कार्ड की क्लोनिंग। कैसी होती है कि सपोज मैं अपना कोई ऑनलाइन रिचार्ज कर रहा हूँ, मैंने किसी ऐसी साइट से रिचार्ज कर लिया जो कि मान लो एक फ्रॉडस्टर ने बनाई है और उस पर फ्री स्कीम बहुत ज़्यादा दी हुई है कि आपका सब कुछ फ्री है। देखिए, आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, हमें हर चीज़ की कीमत देनी है। तो अगर हम उस लालच में आके अपने सारे डिटेल वहाँ डाल देंगे, अपना कार्ड डाल देंगे, CVV नंबर डाल देंगे, डिटेल डाल देंगे, OTP डाल देंगे, आपका हो सकता है वो ट्रांजैक्शन फ्री हो जाए, आपका रिचार्ज भी फ्री हो जाए, पर आपकी कार्ड की डिटेल क्लोन हो जाए। पर वो हमें ध्यान रखना है कि हम एक जेन्युइन जो साइट्स हैं, जेन्युइन जो कंपनीज हैं, उनके थ्रू ट्रांजैक्शन करें। अब वो हमें ध्यान रखना है, जैसे बार बार गवर्नमेंट और RBI हमें एक इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें। जैसे एक नई लेटेस्ट गाइडलाइन थी कि आप जब भी अपना ट्रांजैक्शन करते हैं कि डिजिटल पेमेंट वाली साइट से, तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेफ्ट में ऊपर HTTPS एक हरे रंग में एक कॉलम अंकित हो जाता है। आप उसको देखें, उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करें। अगर आपका कोई साइट ऐसी है जो आपका ब्राउज़र आपको बार बार कह रहा है कि ये सेफ़ नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर नहीं है, तो उस ट्रांजैक्शन को ना करें। या अगर आपको फिर भी अगर वो ट्रांजैक्शन करनी ज़रूरी है तो किसी से सलाह ले लें कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। कई बार हम हड़बड़ी में, जल्दी में करने के चक्कर में अपने कार्ड की डिटेल खो बैठते हैं। फिर इसका जो फ्रॉड होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप मान लो भारत में है, आपका फ्रॉड भारत में ही होगा। आपका अगर कार्ड क्लोन हो गया तो वो किसी भी देश में हो जाएगा। यदि आपको पता चला है कि आपके कोई कार्ड पे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुई है, तो तुरंत आपने क्या करना है, अपने बैंक के कस्टमर केयर में फ़ोन करना है, उस कार्ड को बंद कराना है और अपने बैंक में एक लिखित में शिकायत देनी है कि मेरे कार्ड से एक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद बैंक जो है उसको प्रॉपर चैनल से वीज़ा, मास्टर या रुपए के जो हमारे जो आजकल इंडिया में 3 प्लेटफॉर्म है, इनके थ्रू हम कार्ड इशू करते हैं और इनको हम इन्फॉर्म करते हैं। और इसका एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू वो ट्रेसिंग होती है कि पेमेंट कहाँ गई, किसने की, किस माध्यम से की, कार्ड का एक्चुअल फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ, ये सब इन्वेस्टिगेशन रहता है। इस इन्वेस्टिगेशन में फिर बैंक ये पता लगाता है कि ये एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन हुई कैसे, और अगर ये ट्रांजैक्शन एक्चुअल फ्रॉड होती है तो उसका पैसा कस्टमर को वापस भी मिलता है। बट कस्टमर्स को सबसे पहले अवेयर रहना चाहिए कि ट्रांजैक्शन होने के विदिन 24 आवर्स आपको बैंक को इन्फॉर्म करना है। यदि आप किसी वजह से इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं, छुट्टी है या आप कहीं बाहर हैं या आप नहीं आ सकते हैं, तो सिंपल आप अपने बैंक का कस्टमर केयर का ID हर एक बैंक का दिया हुआ है, आप उसको नोट करें और अपनी रजिस्टर्ड मेल ID से एक मेल ज़रूर डाल दें बैंक को, ताकि जो है बैंक के पास एक इंटीमेशन रहे कि ऐसा ऐसा काम हुआ है। क्योंकि जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो बहुत तेज़ रहते हैं कि वो इतना टाइम ही नहीं देते किसी को कि वो इन सब चीज़ों में उलझे। जैसे मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि एक कस्टमर जो थे हमारे, वो उनका कार्ड उनके पास ही था और उनकी ट्रांजैक्शन US में हो गई थी। जितने वो हमें बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, इतनी देर में इनका दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया। तो हमने सबसे पहले उनसे और कुछ बात की, वरना सबसे पहले उनका कार्ड हॉटलिस्ट किया। कार्ड हॉटलिस्ट करने से क्या हुआ कि उनके आगे के ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो गए और जो उनका नुकसान जो है कम हो गया। उनकी कंप्लेंट रजिस्टर हुई, सब कुछ हुआ और उनके पैसे उनको वापस भी मिले, तो उसमें उनका नुकसान नहीं हुआ। तो इसमें मतलब मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा कुछ हो जाए तो आपको बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करना है, चाहे वो कोई भी बैंक हो।
यदि आप किसी वजह से आप बैंक को इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिजिटल माध्यम से उसको इन्फॉर्म करें। फिर हम आते हैं क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड पे। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आजकल एक सबके फ़ोन पे SMS आता है कि आपका इतने रुपए का क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया है। तो कुछ वो फ्रॉडस्टर भी मैसेज करते हैं, फिर आपकी डिटेल लेते हैं, आपका पैन नंबर ले लेंगे, आधार नंबर ले लेंगे या कोई KYC डॉक्यूमेंट ले लेंगे, फिर आपके नाम पे कहीं और क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा और उसके फ्रॉड होगा और आपकी सिविल में अंकित हो जाएगा। फिर आपको यदि एक्चुअल में ये कोई लोन लेना होगा तो बैंक आपको बोलेगा कि आप तो सिविल खराब है, आप इसको ठीक कराओ या करो, आपको मतलब मौके पे हरासमेंट होगी। तो वो हमें ध्यान रखना है कि हम हर जगह अपना डाटा ना दें। और मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा आपके चैनल से कि जनरली मैंने देखा है कि लोग अपना सारा जो रिकॉर्ड होता है ना, पैन, आधार, फोटो, कार्ड की फ़ोटो, वो जनरली 1 मिनट लगाते हैं और किसी को व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। दोस्तों बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी को ट्रांजैक्शन करवानी है, एक्चुअल अपने KYC देनी है, तो हर एक कंपनी ने, हर एक बैंक ने अपना एक माध्यम बनाया हुआ है जिसके माध्यम से वो उसी साइट पे जाके कार्ड अपलोड करना होता है। आप किसी को व्हाट्सएप पे मत भेजिए या मतलब आप कोई अनऑथराइज्ड पर्सन को ऐसे दीजिए मत कि ले वो मेरे बिहाफ पे कर दो ट्रांजैक्शन। व्हाट्सएप पे भी आजकल काफ़ी सारे लिंक जो है, हाँ, क्योंकि जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है वो हमारे दिमाग से खेलता है। वो देखता है कि सबसे आसान माध्यम क्या है जिससे मैं अपना एक काम निकाल सकूँगा। वो हमें कोई ऐसी स्कीम दे देगा, कोई ऐसा काम दे देगा कि आपका 1 मिनट में कार्ड अप्रूव हो जाएगा, मैं आपको बिना कार्ड के, मतलब बिना आपके इनकम डॉक्यूमेंट के आपको मैं कार्ड इशू करा दूंगा, ये करा दूंगा। तो वो पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज़ फ्री। फिर हम आते हैं अगले टाइप के फ्रॉड पे, नेट बैंकिंग की फ्रॉड। नेट बैंकिंग में दोस्तों हम क्या करते हैं कि आजकल काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स अनाउंस कर रहे हैं सभी बैंक्स। तो उसमें कुछ लोग इमेज से वेरिफिकेशन करते हैं, कुछ OTP से करते हैं, कुछ स्पेशल एक क्वेश्चन आंसर से लॉगिन करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यार ये तो बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, आप करके देखना है क्या कर रहा है, आप जल्दी कर दोगे, मुझे तो पता नहीं। देखिए हर ऐप में हर जगह पे हिंदी, इंग्लिश, हमारे लोकल लैंग्वेज का ऑप्शन दिया रहता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो किसी एक ऐसे व्यक्ति से आप उसको पता कराएं जो कि इस बात का ज्ञाता हो और आपका जानकार हो। किसी अनजान व्यक्ति को अपना फ़ोन या अपना डिवाइस, अपनी नेट बैंकिंग की डिटेल कभी मत दें, क्योंकि आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन ज़रूर होगी। फिर हम सोचते हैं कि हमारा OTP तो हमें पता ही रहता है, OTP के बिना ट्रांजैक्शन नहीं होगी दोस्तों। पर आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है जिसमें आपका सिम भी लोग कॉपी कर लेते हैं, और अगर वो आपका सिम कॉपी हो गया तो आपकी नेट बैंकिंग भी सेफ नहीं रहेगी। तो मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि अपना नेट बैंकिंग का पिन, CVV, OTP किसी को भी शेयर ना करें। इसके लिए बार बार अलर्ट्स भी जारी करते हैं बैंक्स भी, RBI भी, कि अपना OTP किसी को मत दें। फिर हम आते हैं उसके बाद UPI फ्रॉड्स पे। आजकल UPI की ट्रांजैक्शन काफ़ी प्रचलन में है और काफ़ी हैंडी है यूज़ करने में। तो इसमें क्या होता है कि एक जनरली आपको SMS आता है कि आपके 1 लाख रुपए क्रेडिट हो गए हैं, अपना जो है UPI से इसको लिंक कर लो और आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। हम उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके वो हमसे हमारा जो UPI का हमें इंटरफेस पे ले जाता है। वो एक्चुअल इंटरफेस नहीं होता, आप देखेंगे वो बिल्कुल डिट्टो कॉपी भीम का इंटरफेस है। मतलब वो बिल्कुल एक फर्जी इंटरफेस होता है जो आपको फ्रॉडस्टर दे रहा है, वो बिल्कुल दिखता वैसा ही है। आप जैसे उस पर अपना पिन डालोगे वो आपके UPI अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय डेबिट कर देगा। फिर आप देखोगे कि ये मैंने तो क्रेडिट किया था, डेबिट कैसे हो गया। इतने आपको फिर फ़ोन आएगा कि अच्छा आपके ट्रांजैक्शन तो हम ये देख रहे थे, गलती से डेबिट हो गया, वापस क्रेडिट करेंगे, आपको दोबारा लिंक भेजना, उस पर दोबारा करो, वो दोबारा डेबिट हो जाएगा। उसको हो सकता है आपका अकाउंट ही खाली कर देगा इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है कि अपना जो ट्रांजैक्शन करें, जो UPI का ट्रांजैक्शन भी करें, वो आपके फ़ोन पे जो आपने पासवर्ड सेट किया है उससे हो, आपकी एक ऑथराइज्ड ऐप से हो। ये आप किसी भी जो अनऑथराइज्ड लिंक आते हैं SMS में, उसके थ्रू कोई पेमेंट ना करें। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि लिंक, जैसे किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो पॉलिसी में क्या होता है, कई बार एक लिंक आता है कि अगर आप इस माध्यम से नहीं कर पाए तो इस माध्यम से पे करें। आप उस पॉलिसी पे जाके, आप उस लिंक पे जाके जब क्लिक करोगे तो लिंक पे जाके कंपनी की साइट खुलेगी पहले, फिर आपको वहाँ पूछा जाएगा आपको किस किस ऑप्शन से पेमेंट करनी है। आप ऐसे नहीं, मतलब जल्दी में कोई काम ना करें, उसको पढ़ें, देखें और फिर ट्रांजैक्शन करें। हो सकता है कि इसमें मैंने काफ़ी कम बताया हो कि, पर इसमें बहुत टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिकली आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है। अपना CVV शेयर ना करें, अपने कार्ड की डिटेल साझा ना करें किसी से, और अपना OTP किसी को किसी भी हालत में मत दें। धन्यवाद। दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अक्सर व्हाट्सएप वगैरह पे हमारे पास ऐसे लिंक आते हैं जिसमें बैंक ये ऑफ़र दे रहा है या एयरटेल से आपको ये स्कीम मिल रही है, आपको जो अंबानी साहब हैं वो आपको इतने पैसे दे रहे हैं, फ्री में रिचार्ज बांट रहे हैं, इस तरह के आपको लालच दिए जाते हैं। तो इससे बचने का सीधा साधा आप तरीका समझ लीजिए, जो आपके पास लिंक आया है उसको पहले ऑथेंटिकेशन चेक कर लीजिए कि वो वास्तव में रिलायंस कंपनी की वेबसाइट है या नहीं है।
जो लिंक होते हैं वो फर्जी होते हैं। ऐसे ही मान लीजिए जैसे IDBI बैंक का ही लगा लीजिए, IDBI बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप सीधा अगर IDBI लिखेंगे गूगल पे तो सबसे पहले IDBI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट ही आएगी, वहाँ से आप सीधा चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ICI का है तो आप वहाँ पे ICI का लिखेंगे, वहाँ पे सबसे पहले वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। आपको अगर कुछ फ्री मिल भी रहा है तो वो ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा, ना कि किसी फर्जी लिंक से मिलेगा। और इसके बाद सर ये बता दीजिए कि जो कस्टमर्स जो लोग हैं उनको कैसे खुद को वो बचा सकते हैं, क्या क्या उनको सावधानियां रखनी चाहिए? अभी मुकेश जी ने काफ़ी मतलब हद तक सभी फैक्टर्स को कवर कर लिया है। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली एक ई सिम का फ्रॉड आया है जो पहले नहीं होता था। अभी ई सिम एक नया फ्रॉड जो हमने नोटिस करा है वो होना शुरू हुआ है। इसमें क्या होता है कि आपको आपके मोबाइल पे एक फ़ोन आता है, फ़ोन में या पहले आपको मैसेज आता है, मैसेज में लिखा होता है कि आपकी KYC पेंडिंग है, आप 24 आवर्स में इसको अपडेट करिए नहीं तो आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको लगता है कि यार मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा, तो मैं ये उसके बाद इमीडिएटली एक कॉल आ जाती है। कॉल जो फ्रॉडलेंट आपको कॉल करता है वो कहता है कि आपका 24 आवर में ये बंद हो जाएगा, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, आप उसमें अपना KYC अपडेट कर सकते हैं। फिर वो एक लिंक आपको भेजेगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उससे क्लिक करने से एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं, आपका जो ईमेल आईडी है वो सब वो लिंक में मांग लेता है। आपका नाम, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका आधार नंबर, आपका वो सब आपको वहाँ पे जब डालते हैं तो सारा उनको मिल जाता है। उसके थ्रू वो क्या करते हैं कि जो टेलीकॉम कंपनी है उसमें वो अपना मेल रजिस्टर कर लेता है आपके क्रेडेंशियल से। अब क्या होता है कि फिर उस मेल से वो, अब टेलीकॉम में आपका मेल रहा नहीं, जो फ्रॉड करने वाला उसका मेल आ गया, अब उस मेल से टेलीकॉम को मेल करेगा कि मेरे को ई सिम एक्टिवेट करना है। जब वो उनको मेल करेगा तो टेलीकॉम कंपनी, क्योंकि ऑथेंटिक मेल से आया है, तो वो उसको ऑथेंटिक मेल से उसको एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करते ही जो एक्चुअल सिम है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। अब जो पुराना वाला उन्होंने क्या करता है कि हर बैंक अकाउंट या जो ट्रांजैक्शन है वो मोबाइल से लिंक है। तो जब अब क्या हुआ कि जब मोबाइल उनके पास चला गया तो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है वो मोबाइल से क्या करेंगे कि आपका पिन सेट कर लेंगे, या मोबाइल से जो नेट बैंकिंग का है नेट बैंकिंग रीएक्टिवेट कर लेंगे। तो उसके बाद आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, मोबाइल आपका चला गया, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, आपको मैसेज भी नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट से पैसा चला गया है। तो ये ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इसमें आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके, अब जब कभी बैंक में जाते हैं आप तो कहते हैं कि आपका पैसा चला गया, क्योंकि आपके पास ना मैसेज आता है ना आपको, जब तक मैसेज नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा पैसा ये जा रहा है। तो बेसिकली फ्रॉड से बचने के लिए सबसे ये है कि आप कोई भी कॉल है पहले पूछें कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। अब वो कहेंगे कि मैं एयरटेल से बात कर रहा हूँ, फ़ोन रख दीजिए और आप खुद एयरटेल को कॉल करिए। मेरे ख्याल से एक ये रहेगा, क्योंकि आपका एयरटेल का कॉल कस्टमर आईडी का नंबर है। फिर उनसे पूछिए कि मुझे कॉल आया था। अगर ये फ्रॉड कॉल होगा तो वो कह देंगे हमने ऐसा कोई कॉल नहीं करा है। तो फिर वो उसको फिर आप उस नंबर को स्कैम करके उसमें स्कैम ब्लॉक कर दीजिए और स्कैम लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिलेगी। अगर ज़्यादा लोग उन नंबर्स को स्कैम करके डाल देंगे तो ये सारी पब्लिक को एक मतलब हेल्प मिल जाएगी कि ये नंबर जो है वो फ्रॉड मतलब एक स्कैमस्टर का है, तो इसलिए वो नंबर आते ही वो लोग उसको ये कर देंगे। फिर दूसरा कि कोई भी कुछ भी आपका पिन है उसको या कोई पासवर्ड है उसको अपने मोबाइल पे सेव मत करिए, मोबाइल या कंप्यूटर पे कभी भी सेव मत करिए, क्योंकि जब भी कोई लिंक आता है आपके मोबाइल में और आप उसको क्लिक करते हैं तो आपकी जो पूरा मोबाइल का कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। वो पूरा मोबाइल आपका देख सकते हैं, पासवर्ड है, नेट बैंकिंग है, सारा कुछ देख सकते हैं। तो कभी भी आप अपने मोबाइल पे कुछ भी सेव मत करिए। बेसिकली आपको अपने माइंड में ही सेव करना है पासवर्ड। ऐसा पासवर्ड रखना है जो किसी आपके कुछ लिंक हो, आपके अपने से कुछ लिंक हो, ताकि आपको वो कहीं लिखना ना पड़े पासवर्ड। या पिन भी ऐसा हो कि जो आपका अपने कुछ नंबर हो, कोई लकी नंबर हो, उस तरह से पिन आप सेट करिए। उसको याद मत करिए, उसको मतलब मोबाइल पे मत लिखिए, कहीं भी नोट मत करिए। तीसरा डेबिट, अब अपना जो है अपने बैंक में अपना मोबाइल और अपना ईमेल आईडी हमेशा अपडेट रखिए, अपना एड्रेस अपडेट रखिए और चेक करते रहिए कि आपका जो मोबाइल है वही है। ऐसा ना हो कि मोबाइल चेंज हो गया हो आपके बिना इन्फॉर्मेशन के, या ईमेल आईडी वहाँ चेंज हो गया हो। तो ये भी आपको मतलब अपने बैंक पे हमेशा अपने क्रेडेंशियल चेक करते रहिए कि आपके जो क्रेडेंशियल है आपका एड्रेस सही है, आपका मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी सही है। अगर ये सारा ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि
फ्रॉड होंगे, क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी फीचर्स भी काफ़ी एडवांस हैं। मतलब स्कैमस्टर्स खाली आपके इमोशन से खेलता है, जबकि अगर हम जो भी जैसे बैंक ने जो भी इंस्ट्रक्शन दी हैं, जो भी आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दी हैं, उनको हम सही फॉलो करेंगे तो स्कैम होगा नहीं। जैसे आप ना अपना कभी भी साइबर कैफ़े में जाके नेट बैंकिंग नहीं यूज़ करिए, क्योंकि साइबर कैफ़े में वो आपके क्रेडेंशियल शेयर होने का खतरा रहता है। और कभी जैसे नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो किसी का वाईफाई भी शेयर मत करिए, क्योंकि वो भी एक जो है उससे भी प्रिकॉशन लेना है आपको, वो भी यूज़ नहीं करना है। और अपना मोबाइल को आप लॉक रखिए, उसमें पासवर्ड रखिए या कोई पैटर्न रखिए, ताकि किसी के हाथ में जाए तो वो अनऑथराइज पर्सन के हाथ में ना जाए मोबाइल। और वैसे ना हर जो भी हम प्रिकॉशन आपको बता रहे हैं, इससे क्या है कि आपका फ्रॉड के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और काफ़ी हर बैंक में एक्चुअली कोई ना कोई उनके पास इन फ्रॉड से बचने के लिए कोई ना कोई प्रिकॉशंस हैं, और बहुत सारी ऐप भी हैं। जैसे IDBI बैंक हम एक ऐप यूज़ करते हैं, अभी ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप होने से क्या रहता है कि जब भी आप इससे अपने डेबिट कार्ड की लिमिट सेट कर सकते हो, उसको ब्लॉक भी कर सकते हो, उसकी लिमिट 0 रख सकते हो। आपको लगे कि आपका कोई यूज़ ना करे, या आपको मतलब अबे मीन्स कि जब आपने इसको 0 कर दिया तो आप फिर आपको कोई डर नहीं है ट्रांजेक्शन का। तो ये सारा जो प्रिकॉशंस हैं, सारे जो ऐप हैं, जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, इनका अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फ्रॉड होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई फ्रॉड हो ही जाता है, कोई स्कैम आपके साथ हो ही जाता है, आप इमीडिएटली अपना कार्ड ब्लॉक करिए और पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए, और इमीडिएटली अपने बैंक के पास जाके वहाँ पे कंप्लेन दे दीजिए। क्योंकि बैंक ने क्या कर रखा होता है कि हर ये ट्रांजेक्शन का इंश्योरेंस ले रखा होता है। जो डिजिटल बैंकिंग है उसका एक इंश्योरेंस है। अगर आप बैंक का एक साइबर सेल होता है जो पुलिस की साइबर सेल के साथ कोलैबोरेशन में काम करता है। अगर उन्होंने फाइंड आउट करा कि ये एक्चुअली आपकी गलती नहीं है, तो आपका जो भी पैसा स्कैम में गया है सारा आपको रिफंड हो जाता है। जी। और सर एक चीज़ ये बोली जाती है, बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स ये बोलते हैं कि जी हम फलाने बैंक से आपके बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसका क्या समाधान रहता है? क्या बैंक कभी कॉल करता है इस तरह से, या कुछ बैंक अगर कॉल करेगा तो किस विषय में करेगा? नहीं, बैंक अगर कॉल करेगा तो हो सकता है बैंक ये कॉल करेगी, सर आपके KYC अपडेट नहीं है, आप बैंक में आके KYC अपडेट करिए। कभी वो ये नहीं कहेगा कि आप KYC हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, या KYC हमको मेल कर दीजिए, या KYC हमको इसी लिंक में जाके KYC अपडेट कर दीजिए। या अगर कोई मतलब अगर इसमें ये भी कई बार होता है कि अभी ऑनलाइन जैसे हमारा ना KYC अपडेट करने के लिए SMS आता है, आप उसमें SMS में डाल के तो कस्टमर ID मांगता है वो, मतलब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा। कस्टमर ID अगर जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो जिससे शेयर करने से आपको कोई खतरा नहीं है, वो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम खाली शेयर करना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई आपका पैन नंबर भी मांग रहा है, अकाउंट नंबर भी मांग रहा है, मोबाइल नंबर भी मांग रहा है, तो उसमें कुछ शक है। फिर भी अगर आपको ऐसा भी कोई कॉल आता है, बैंक से भी फ़ोन आते हैं, KYC अपडेट करने का फ़ोन आते हैं, या किसी का कोई बैंक में कोई हैवी ट्रांजैक्शन हुआ है, या उसके लिए बैंक से फ़ोन आते हैं। लेकिन आप ना फिर भी आप उससे डबल श्योर हो जाए कि बैंक से ही कॉल आया, आप उसमें बैंक को कॉल बैक करिए या अपने ब्रांच को विजिट कर लीजिए। तो दोस्तों ये थे बहुत सारी ऐसे स्कैम हैं, इनसे बचने का तरीका है। और सर ने अपने कीमती समय में से, क्योंकि देखिए मैनेजर्स का वर्क बहुत हैवी रहता है, तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया सर से कि सर थोड़ा टाइम दीजिए, ताकि जो लोग हैं जिनके साथ स्कैम हो रहा है उनके साथ उनका कुछ भला हो जाए। और दोस्तों अवेयर रहिए, जेन्युइन वेबसाइट के लिंक पर ही क्लिक कीजिए। अगर आपके पास कोई भी ऐसा लिंक आ रहा है, उससे मिलता जुलता आ रहा है, कभी भी वहाँ से डायरेक्ट क्लिक मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मान लीजिए रिलायंस को स्कीम दे रहा है तो, या जियो को स्कीम दे रही है, तो जियो की वेबसाइट पर जाके वो स्कीम चेक कीजिए, ना कि सीधा वहाँ से आप क्लिक करें। इसी तरह मान लीजिए आपको कुछ बैंक से रिलेटेड या कोई भी ऐसा लिंक आया है तो आप पर्सनली जाके विजिट करके अपना KYC करवाइए। और प्रधान सिंह जी जो मैनेजर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। थैंक यू जी, थैंक यू सबका। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन लोग किसी भी आदमी के साथ कभी फ्रॉड ना हो, और उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, उन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। जितने आपके लिंक में हैं सबको व्हाट्सएप पे ये जो है वीडियो शेयर कीजिए, और फेसबुक पे भी अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी वहाँ से सीधा लिंक उठा के सिर्फ शेयर नहीं करना है, व्हाट्सएप पे भी हर एक उस व्यक्ति को आपको लिंक भेजना है इसका, जो जिनका बैंक अकाउंट है या किसी भी तरह का ऐसा उनका जो ट्रांजेक्शन है वो करते हैं। और मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडिया, नई सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।